और हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है, तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक बीजेपी कार्यालय में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के कई कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता अभियान भी रखा गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों की बात करें तो सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी 20,000 करोड़ रुपए की राशि बांट दी गई है। वहीं मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत देते हुए 7 लाख तक की आय तक टैक्स फ्री किया गया है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए कदम उठाए गए हैं। नारी सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मोदी 3.0 में खास कदम उठाए गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने उनकी लंबी उम्र की कामना की है, बाबा केदार से की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आज वो शामिल भी होने वाले हैं। मुख्यमंत्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। सुबह 8 बजे परेड ग्राउंड से ये मैराथन शुरू होने वाली है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ आज हम आपको बता दें एक मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया है। फ्लैग ऑफ सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। इसके अलावा जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उनका वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और माँ भारती की सेवा अनेक वर्षों तक इसी प्रकार वो करते रहें, भगवान से प्रार्थना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए ये मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक के भार वाले परिवारों को ये सब्सिडी राहत मिलेगी और करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को इससे सीधा फायदा पहुंचने वाला है। बिजली उपभोक्ताओं का बिल सीधे आधा हो जाएगा और ये बड़ी सौगात कही जा रही है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड के लोगों के लिए। यौन शोषण के आरोप में फंसे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और आज ही उनको गिरफ्तारी पर रोक भी खत्म हो रही है। एक महिला ने मुकेश बोरा पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। वहीं एक नाबालिग ने भी पॉस्को में मुकदमा दर्ज कराया है। पिछली तारीख में कोर्ट ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और हाई कोर्ट में इस मामले में फिर से आज सुनवाई होने वाली है। तो महिला कर्मचारी और नाबालिग ने आरोप लगाया था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। आज जो गिरफ्तारी पर रोक थी वो खत्म हो रही है और आज इस पर सुनवाई होगी। एक महिला ने मुकेश बोरा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वहीं एक नाबालिग ने भी पॉस्को में मुकदमा दर्ज किया है। पिछली तारीख में कोर्ट ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और हाई कोर्ट में इस मामले में फिर से आज सुनवाई होनी है। यौन शोषण के आरोप में फंसे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और आज सुनवाई होगी। आज ही आप जो उनको मिली गिरफ्तारी पर रोक थी वो खत्म भी हो रही है। एक महिला ने मुकेश बोरा पर यौन शोषण और एक नाबालिग ने भी पॉस्को के तहत मामला दर्ज कराया था और अब इसी मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, यौन शोषण का ये पूरा मामला था, मुकेश बोरा की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। दो मामले हैं, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, आज ही पूरे मामले में सुनवाई होनी है और हो सकता है कि 12 से 1 बजे के बीच में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन खास बात यह है कि जो
मुकेश बोरा हैं उनको जो फौरी राहत हाईकोर्ट से मिली थी 17 तारीख की, वो खत्म आज हो रही है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में और ये कहा था कि आपको अल्मोड़ा कोतवाली में लगातार अपनी पेशी देनी होगी। मुकेश बोरा ने हाईकोर्ट में आके ये कहा है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको निरस्त कर दिया जाए और जो आरोप हैं वो गलत हैं। पिछली तारीख को जो उनके वकीलों ने कोर्ट के सामने तर्क रखे उसमें साफ तौर पर ये कहा 2021 में इस तरह का मामला था और उसके बाद 2024 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आरोप निराधार हैं। हालांकि जब महिला ने आरोप लगाए थे उसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद एक नाबालिग युवती ने भी मुकेश बोरा पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न किया है। जो मुकेश बोरा हैं वो उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो वो गायब हो गए थे और लगातार पुलिस दबिश मार रही थी और 182-83 की कार्रवाई भी मुकेश बोरा के खिलाफ शुरू कर दी थी। अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। हालांकि जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस मामले में इनको जमानत नहीं देनी चाहिए या गिरफ्तारी पर उनकी रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि मामले काफी गंभीर हैं। सरकार भी इस मामले में कहते रही कोर्ट के आगे कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कोई अधिकार नहीं है कोर्ट को कि वो बिल्कुल वीरेंद्र, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर पुलिस जिस तरह से साक्ष्य सबूत कोर्ट के सामने रखेंगे उसी के आधार पर आज ये तय करीब माना जाए कि उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर उन पर एफआईआर जो हुआ है वो निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अगले कुछ महीनों में केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव होना है, लिहाजा ये सियासत का सेंटर पॉइंट बन गया है। तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने ग्राउंड जीरो पर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 92,000 मतदाताओं वाली केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन यहाँ चुनावी शोर जोरों पर है। बात बीजेपी की करें तो उसने केदारनाथ में बिसात बिछानी शुरू कर दी है। केदारनाथ विधानसभा में 173 बूथ हैं। बीजेपी ने इन बूथों पर 173 पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं। बूथों के ऊपर पार्टी के 46 शक्ति केंद्र हैं। शक्ति केंद्र के ऊपर 5 मंडल हैं। हर शक्ति केंद्र और हर मंडल में भी इसी तरह एक एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। ऐसे करीब 200 पदाधिकारी हैं जो केदारनाथ विधानसभा के बाहर से हैं। ये केदारनाथ में डेरा डाल चुके हैं। 20 सितंबर के बाद 5 मंडलों में एक एक कैबिनेट मंत्री को भी मैदान में उतारने की तैयारी है। ये पूरी टीम घर घर जाएगी और जिस इलाके में जो समस्याएं हैं उनको टारगेट करके आचार संहिता लागू होने से पहले ठीक किया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा में अभी पार्टी अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और अभी हम अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पे लगे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ कमेटियां क्रियाशील रहें और सभी कार्यकर्ता सक्रियता के साथ में पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी अलग तैयारी है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि बीजेपी पिछले 2 उपचुनाव हारने के बाद घबराई हुई है, इसीलिए केदारनाथ में जोर लगा रही है। कांग्रेस के मुताबिक जनता अब मन बना चुकी है। भाजपा डरी हुई है क्योंकि 2 बार इलेक्शन को हारी है। उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनको ये चुनाव जीतना है। लेकिन जो हालात उन्होंने केदारनाथ में करे और जो पूरे प्रदेश में आज हालात है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि केदारनाथ के लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार धूल चटाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन लोग पहले से बना चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उपचुनाव होने तक केदारनाथ सियासत का केंद्र बना रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे गंभीरता से ले रही हैं। बीजेपी के पास मौका है कि वो 2 उपचुनाव में मिली हार के दाग को इस जीत से धो सकती है, तो कांग्रेस मंगलोर और बद्रीनाथ में जीत के बाद केदारनाथ में हैट्रिक बनाकर पूरा टेम्पो अपने नाम कर सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध की आज से शुरुआत हो गई है। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की मोक्ष और आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने के लिए पहुंचते हैं। पितरों की मोक्ष की कामना के लिए 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें गया, ब्रह्म कपाली और हरिद्वार का नारायण शिला मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और दान पुण्य करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। हम उनके प्रति क्या कृतज्ञता रखते हैं, क्या श्रद्धा रखते हैं, उसको स्वीकार करेंगे और हमारे जीवन में जो भी कमी है, जो भी किसी प्रकार का अभाव है, उसको दूर करने का आशीर्वाद देकर जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार घर में ब्राह्मण को भोजन करा के उसको जो आपसे बन पड़े अपने पितरों के निमित्त वस्त्र, छत्र, पादुकाएं, चप्पल आदि दक्षिणा के साथ उनको भेंट करना चाहिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, आज से श्राद्ध की शुरुआत हो रही है और पितरों के लिए तर्पण का ये वक्त होता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ की जाती है। और अगर हिंदुस्तान में बात की जाए तो 3 ऐसी जगह है जहां पर जाकर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है अगर उनके परिजन वहां जाते हैं। तो इस वक्त हरिद्वार में क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं अपने पितरों को लेकर? किस तरह से पूजा पाठ श्राद्ध का दौर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदू धर्म में पितरों की पूजा के लिए जो है विशेष महत्व बताया गया है। जैसे अलग अलग समय पर, अलग अलग त्योहारों पर, पर्वों पर सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसी तरह से पितरों की पूजा के लिए भी जो है समय निर्धारित किया गया है। जो पितृपक्ष की आज से शुरुआत हो गई है, पूरे 16 दिनों तक ये श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष चलता है और उसमें अलग अलग तिथियों में जिनके पितरों की जो तिथियां होती है उसी तिथि के अनुसार उनके लिए पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, दान किए जाते हैं। और उसका उद्देश्य होता है कि जो उनके दिवंगत पितृ है, जो उनके पूर्वज है, उनकी मोक्ष की कामना के लिए पूजा की जाती है और उनको मोक्ष मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले और पितरों का आशीर्वाद मिले। इसलिए पितृपक्ष में जो हिंदू धर्म में जो है पूजा अर्चना की जाती है। इसमें लोग जो है वो अपने घरों में नदियों के किनारे और पवित्र नदियों के तटों पर पहुंचकर भी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष स्थान भी बनाए गए हैं जिनका ग्रंथों में, प्राचीन पुराणों में, ग्रंथों में उनका जिक्र बताया गया है। उसमें एक गया का जो स्थान है वो भी बहुत ज्यादा प्रमुख बताया गया है और उसके अलावा ब्रह्म कपाल और उसके अलावा हरिद्वार का नारायणी शिला मंदिर, ये प्रमुख स्थान बताया गया है जहाँ पर पितरों के निमित्त पहुंचकर तर्पण किए जाते हैं, उनके पिंडदान किए जाते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर वैसे साल भर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, पितृपक्ष के अलावा भी लोग पहुंचते हैं, वहां पर तर्पण करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पितृपक्षों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 16 दिनों तक लगातार यहाँ पर ये पहुंचने का सिलसिला उनका बना रहता है और देश के कई राज्यों से, अलग अलग स्थानों से यहाँ पर लगातार पहुंचते हैं। आज से यहाँ पर ये सिलसिला पूरी तरह से जारी हो गया है और अंतिम दिन तक, पितृ विसर्जन अमावस्या तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लोग पहुंच रहे हैं नारायण शिला मंदिर पर, दूर दूर से पहुंच रहे हैं और पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पूजा विधि जो पूरा होता है वो पितरों के लिए भी होता है। तमाम भगवानों से आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही अपने जो पूर्वज हैं उनके भी आशीर्वाद लेने का समय है, उनको शुक्रिया अदा करने का, पिंडदान करने का, तर्पण करने का वक्त होता है और हर कोई अपनी तिथि के अनुसार पहुंचता है तर्पण के लिए और हरिद्वार उनमें से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में मास्टर प्लान के काम अभी चल रहे हैं। ब्रह्म कपाल के चारों तरफ खुदाई की गई है, जिससे ब्रह्म कपाल तक पहुंचने में यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बार बार शासन प्रशासन से शिकायत करने पर भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई। बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15 से 20 हजार लोग श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। और पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन पूरे 5 दिन बाद पटरी पर आ पाई है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड कई जगह पर लैंडस्लाइड होने के कारण बंद हो चुके थे, लेकिन सोमवार को एनएच के स्वाला के पास भी मलबा और बोल्डर्स हटाकर यातायात बहाल करवा दिया। 2 जिलों को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड के खुलने से लाखों की आबादी को राहत मिली है। उत्तरकाशी में इस बार की बारिश में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
कई जगह पर लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं तो कई जगह पर हाईवे भी गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट बिशनपुर लिंताला के पास लैंडस्लाइड जोन बन गया, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई। यही हाल यमुनोत्री हाईवे पर धरासू से जानकी चट्टी तक बने हैं। स्थानीय लोगों ने गंगोत्री हाईवे के जिला मुख्यालय से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर हिस्से में चौड़ीकरण की मांग की है। साथ ही यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ से जानकी चट्टी तक 25 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण की मांग भी उठी है। जो हमारे उत्तरकाशी से गंगोत्री तक अगर हमारी ऑल वेदर रोड जल्दी से जल्दी जो अगर बनेगी, ताकि हमारे जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी सुविधा होगी। जिस स्थानों पे भूस्खलन के क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र बने हैं, जैसे कि बंदरकोट और अन्य क्षेत्रों में भी वहाँ पे मशीनें तैनात की गई हैं और बंदरकोट में स्लो कटिंग का कार्य इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। और बंदरकोट के नीचे कुछ प्रभावित परिवार हैं, 3-4 प्रभावित परिवार, उनको भी चिन्हीकरण करके उनको सुरक्षित स्थानों पर हमने शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल से खबर, जहां पर एक महिला ने पाषाण देवी के पास नैनी झील में अचानक छलांग लगा दी। इस दौरान राहगीरों ने देखा, जिसके बाद बोट चालक ने इस महिला को तत्काल झील से बाहर निकाला और महिला की जान बचाई जा सकी। महिला को फिलहाल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। महिला क्यों झील में कूदी, इसका फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया। परेशान ना हो, डरो मत, रुक जाओ, आराम से पकड़ो। तो महिला ने झील में अचानक छलांग लगा दी। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि इस महिला को बचा लिया गया। राहगीरों ने देखा जब इसे छलांग लगाते हुए, उसके बाद बोट के चालक ने इस महिला को तत्काल झील से बाहर निकाला और महिला की जान बच गई। महिला को फिलहाल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। महिला क्यों झील में कूदी है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया और अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। रुक जाओ, ज्यादा तड़पो ना, परेशान ना हो। कुमाऊं के गांव में अश्विनी संक्रांति को खड़तुड़वा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पशुधन का ये त्योहार बारिश के जाने और सर्दियों के आने का संकेत है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ की संस्कृति और परंपराएं अनमोल हैं। एक ऐसा ही लोक पर्व है खतुड़वा। जिसे ऋतु परिवर्तन और पशु की मंगल कामना का भी पर्व कहा जाता है। ये पर्व खास तौर पर कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है, जो आश्विन महीने की कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में प्रमुख देवी देवताओं के साथ वन और पशु देवता को भी पूजने का प्रावधान है। इसमें पशुओं को बीमारियों से दूर रखने की कामना की जाती है। मौसम बदलाव भी इसकी एक वजह बताई जाती है कि आज के दिन से हम लोग आग सेकने का काम प्रारंभ हो जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही गर्म कपड़ों की भी आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आरंभ में आश्विन माह के पहले दिन को खतुड़वा मनाते हैं। गांव के बच्चे, युवा और महिलाएं कुछ दिन पहले से ही एक ऊंचे स्थान पर लकड़ियों और सूखी घास का ढेर बनाते हैं। पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है और फिर उन्हें भर पेट हरी घास दी जाती है। शाम को मशाल जलाई जाती है। फिर उस मशाल को पूरे गौशाला में घुमाया जाता है। फिर गांव के चौराहे पर लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है। महिलाएं मशाल लेकर चौराहे पर पहुंचती हैं और फिर लकड़ियों के ढेर को पशुओं की बीमारी मानकर बूढ़ी जलाई जाती है। ये बूढ़ी को ही पशुओं में लगने वाली बीमारी का प्रतीक माना जाता है। खतुड़वा में ककड़ी और अखरोट का प्रसाद दिया जाता है। साफ सफाई के लिए जहाँ पशु रहते हैं वो सफाई करके वहाँ पर पूजा भी होती है। लेकिन बच्चे इस पर्व को बहुत उत्सव से मनाते हैं, सुबह से ही तैयारी हो जाती है। और विशेष तौर पर आज के दिन जो ककड़ी का भी है, ककड़ी का प्रसाद इसमें आपस में बांटा जाता है। जो कामना की जाती है कि अब जो बरसात का ऋतु समाप्त हो गया है, जाड़े की ऋतु जो आने वाली है उसमें भी
हमारा धन धान्य भरा रहे, पशुधन संपन्न रहे और हमारा आगामी जो शीतकाल है वो कुशलतापूर्वक बीत जाए। पहाड़ की अपनी संस्कृति है और अपने त्योहार है। आज भी यहाँ सदियों से चली आ रही परंपराओं को यहाँ के लोगों ने संजो कर रखा है। खतुड़वा त्योहार पहाड़ की एक ऐसी ही संस्कृति का उदाहरण है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में अब बेटियां भी फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग ले रही हैं। खेल विभाग से प्रशिक्षण लेकर इस क्षेत्र की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र और प्रदेश का नेतृत्व करने की तैयारी में है। कोट ब्लॉक में कोच राकेश मोहन 25 लड़कियों को फुटबॉल की बारीकियां सिखा रहे हैं और अब तक 6 लड़कियों के साथ 4 लड़कों को फुटबॉल का हुनर सिखाकर स्टेट लेवल तक पहुंचा चुके हैं। वहीं कोट ब्लॉक की लड़कियां फुटबॉल खेलने को लेकर बहुत उत्साहित है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं और खास तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बेटियों को बढ़ावा देते हैं, जिनमें से एक नाम इनका भी है। 19 लड़कियां आती है, पहले नहीं आती थी। जब 1-2 लड़कियां आने लगी, उन्होंने हमें देखा कि कैसे होता है, हमने उनके घर जाके बताया उनको, फिर उनके समझ में आया तो लड़कियां काफी बढ़ चुकी है। सर, खेल विभाग से यहाँ पे रखा गया है, नियुक्त किया गया है और प्रयास है कि घर घर से जाके कि जो आज के टाइम में मोबाइल का जो क्रेज हो रखा है उसको खत्म करके बच्चों को फिटनेस और थोड़ा खेल के प्रति, चाहे कोई भी खेल हो, उसके प्रति हम जागरूक कर सके। उत्तराखंड में आ रहे छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप से पहले की चेतावनी हो सकती है, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिक ये जानने के प्रयास में जुटे हैं कि हिमालय में इसका वीक जोन कहां पर है और कहां पर धरती के अंदर दबाव ज्यादा बन रहा है। एक रिपोर्ट जरा इस पर आपको दिखाते हैं। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसी 14 सितंबर को पिथौरागढ़ में भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 6 मार्च को भी पिथौरागढ़ में भूकंप आया था। उत्तरकाशी और चमोली में भी लगातार छोटे छोटे भूकंप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक इस साल अभी तक उत्तराखंड में 29 बार धरती डोल चुकी है। भूकंप की ये घटनाएं अधिकतर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में रिकॉर्ड की गई है। भूकंप के हल्के झटकों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है कि अगर छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं तो कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। इसका कारण ये होता है कि जब दबाव बढ़ जाता है तो अर्थक्वेक के जमीन के अंदर कुछ माइक्रो क्रैक पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे अर्थक्वेक आते हैं। बट जैसे ही ये माइक्रो अर्थक्वेक पैदा होते हैं, जो थोड़ा पानी अवेलेबल है 2%, 5% वहाँ पर, वो उस फ्रैक्चर्स को भरने लगता है। तो उसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है फिर से वापस आ जाती है और वो छोटे अर्थक्वेक फिर रुक जाते हैं और फिर सडनली बड़ा अर्थक्वेक आता है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का कहना है कि उत्तराखंड मेन सेंट्रल ट्रस्ट जोन है। ये जमीन के अंदर ऐसा क्षेत्र है जहां से सबसे अधिक भूकंपीय एनर्जी रिलीज होती है और यही भूकंप का कारण बनता है। उत्तराखंड में छोटे छोटे भूकंप धरती के अंदर बन रहे दबाव का संकेत दे रहे हैं, जो कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं। अब ये पता करने की कोशिश हो रही है कि दबाव वाला वो जोन कहां हो सकता है। उत्तराखंड में पिछले 100 साल में बहुत कम भूकंप आए हैं। तो ये हमेशा हमारे वैज्ञानिक इसी पर अध्ययन करते हैं कि अगर ये इस 100 साल में इतने भूकंप नहीं आए तो आगामी दिन में, मतलब आगे वाले 10 साल में ऐसे भूकंप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ इस लिहाज से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये जिले मेन सेंट्रल ट्रस्ट जोन के ठीक ऊपर है। ये भी एक कारण है कि उत्तराखंड में इस साल रिकॉर्ड किए गए 29 भूकंप में से 25 से ज्यादा भूकंप का केंद्र यही तीनों जिले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आप देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण, नई भर्तियों, पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर 18 सितंबर को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी कि इंटेक सचिवालय कूच करने वाली है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के दौरान गश्त बढ़ा दी जाती है। अगस्त के महीने में गश्त करते हुए 40,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी वनकर्मियों ने नापी है। बागेश्वर के डीएम ने गरुड़ के हेलीपैड और जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने हेलीपैड के विस्तार और स्थानीय लोगों से बात कर जमीन अधिग्रहण के निर्देश दिए। बागेश्वर में बोल्डर गिरने से पंद्रपाली बागेश्वर रोड पर ट्रैफिक थम गया। बड़े बोल्डर को तोड़ने का काम चल रहा है। टेरे में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सदस्यता अभियान को सफल बनाने की चर्चा की। जोशीमठ में सुरक्षात्मक काम शुरू नहीं होने पर एक बार फिर प्रदर्शन हुआ है। ज्योतिर्मठ मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले जुलूस निकाला गया और ज्ञापन भी दिया गया। ऋषिकेश का मुनि की रेती हुई क्षेत्र युवाओं की पहली पसंद बन गया। इसी के चलते नशे के सौदागर भी एक्टिव है। टेरी पुलिस ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है। विकासनगर के सेलाकोई में प्लास्टिक की एक निजी कंपनी के गेट पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोप के मुताबिक 11 कर्मचारियों को बिना नोटिस निकाल दिया गया था। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे घटना पीपल के पास बार बार बंद हो रहा है। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर रास्ते में फंसे यात्रियों को राहत पैकेज बांट रही है। रामनगर के वन व्यवसायियों की आशंका जताई है कि उन्हें मंडी समिति से निकाल दिया जाएगा। हालांकि इस कारोबारियों को हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है।